दोस्त, मैं सोनाली राज मुखर्जी नगर से हमारे YouTube चैनल सोनाली राज चीयर्स स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है, क्या हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है। दोस्त, ये ऐसा मामला है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कर्नाटक का हिजाब मामला एक राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बना है, जिस पर अलग अलग देशों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कर्नाटक के वे युवा छात्र छात्राएं जो भारत के भविष्य हैं, भारत के कर्णधार हैं, शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने के बजाय आज वो भगवा और हिजाब के नाम पर लड़ रहे हैं। किसी भी देश का युवा यदि जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय के नाम पर लड़ता है तो यह उस देश के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, उस देश के भविष्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। आज किताब से ज्यादा जरूरी हिजाब हो गया है। हमारी वे मुस्लिम बहनें जिन्होंने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने पर अपनी परीक्षाएं तक छोड़ दी। फिलहाल हिजाब के मामले पर जो हम मुस्लिम समाज की जो वेल एजुकेटेड महिलाएं हैं वो भी अपने विचार रख रही हैं, जो धर्मगुरु हैं वो भी अपने अपने तरीके से विचार रख रहे हैं। हिजाब जो है इस्लाम धर्म का हिस्सा है या नहीं, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। फिलहाल हम लोग चलते हैं हिजाब की तरफ। ये हिजाब क्या है? हिजाब अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ओट या आड़। हिजाब मुस्लिम महिलाओं द्वारा अपने सर को ढकने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक कपड़ा है जिसमें चेहरे और शरीर को ढकना शामिल नहीं होता है। इसके अलावा जो बुर्का होता है उसमें आप सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को ढकते हो, ये काला कपड़ा होता है। सारा मामला ड्रेस कोड को लेकर है, तो थोड़ा ड्रेस कोड के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर विद्यालय में ड्रेस कोड का होना क्यों अनिवार्य होता है? ध्यान दीजिएगा, विद्यालय में अनुशासन और समानता को बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड का होना अनिवार्य है, यानी यूनिफॉर्म का होना अनिवार्य होता है। अगर विद्यालय में ड्रेस कोड नहीं होगा, जो अमीर बच्चा है वो अलग कपड़े में आएगा और जो गरीब बच्चा है वो अलग कपड़े में आएगा। दोनों में अंतर साफ दिखाई देगा, लेकिन यदि ड्रेस कोड होगा तो दोनों में समानता दिखेगी और जो गरीब बच्चा होगा अपने कपड़े को लेकर उसके मन में हीन भावना नहीं आएगी। अगर विद्यालय में ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म नहीं होगा तो जिसकी जो मर्जी होगी वो पहन के आ जाएगा। यदि कोई पंडित है तो वो भगवा वस्त्र पहन के आएगा, चंदन लगा के आएगा। यदि कोई शादीशुदा हिंदू महिला है तो पूरा घूंघट करके आएगी। यदि कोई मुस्लिम महिला है तो वो हिजाब और बुर्के में आएगी। यदि कोई ईसाई है तो वो सफेद लिबास में आएगा। यदि कोई जैन धर्म को मानने वाला है तो वो निर्वस्त्र होकर आएगा। आप कैसे रोक सकते हैं किसी को? सब कहेंगे ये हमारे धर्म का हिस्सा है और ये हमारा मौलिक अधिकार है, आप इससे हमें वंचित नहीं कर सकते। इस तरह से विद्यालय का माहौल क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। इसलिए विद्यालय में डिसिप्लिन और इक्वलिटी यानी समानता और अनुशासन को बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड का होना जरूरी होता है। चलिए हम एक मामले की तरफ चलते हैं। आखिर मामला क्या है? यह मामला कर्नाटक के उडुपी जिले का है, जहां पर पी यूनिवर्सिटी यानी प्री यूनिवर्सिटी एक गर्ल्स कॉलेज है। वहां पे 27 दिसंबर 2021 को मुस्लिम छात्राओं से कहा जाता है आप कक्षा में पढ़ने तो आए, लेकिन आप कक्षा में हिजाब पहनकर ना आए। ये मामला मीडिया में 15 जनवरी 2022 को आता है, जहां पर मुस्लिम छात्राओं को अलग से सीढ़ियों पर बैठे हुए कलम और कॉपी के साथ दिखाया जाता है। ये मामला फिर वहीं से लगातार सुर्खियों में आता है। 2 फरवरी 2022 को 6 मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर क्लास में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, तो उनके विरोध में जो हिंदू छात्र छात्राएं होती हैं वो भगवा स्कार्फ पहनकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। वो कहते हैं कि हम भी भगवा पहन के आएंगे क्योंकि ये हमारे भी धर्म का अंग है। लगातार जो है विरोध प्रदर्शन इस मामले पर जारी है। तो दोस्त, मुस्लिम महिलाओं ने अनुच्छेद 25 के तहत कहा, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन्होंने कहा लिबास यानी कपड़े का चुनाव करना हमारा मौलिक अधिकार है, आप हमें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, मौलिक अधिकार क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार होते हैं जो उस देश के संविधान द्वारा अपने देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास करने के लिए नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार यानी व्यक्तियों के अधिकार है, हमारे अधिकार है। तो जब मौलिक अधिकार प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी,
जो 7वां मौलिक अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। वर्तमान समय में जो है संपत्ति का जो अधिकार है वो 300A में है, कानूनी और विधिक है। प्रेजेंट टाइम में 6 ही मौलिक अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण का विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। और आपका जो चौथा मौलिक अधिकार है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। क्योंकि जो चौथा मौलिक धार्मिक स्वतंत्रता है उसी को लेकर कर्नाटक की जो छात्राएं हैं, मुस्लिम छात्राएं हैं, वो इसी अनुच्छेद को लेकर, अनुच्छेद 25 को लेकर ही हाई कोर्ट में गई हैं। और जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार है वो है अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। जो छठा मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ध्यान देना, भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। तो जो कर्नाटक की मुस्लिम छात्राएं थी उन्होंने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 को आधार बनाकर कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। यानी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हमें हिजाब पहनकर जो है कक्षा में आने दिया जाए। तो आइए देखते हैं ये अनुच्छेद क्या होते हैं। तो ये अनुच्छेद 14 भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को विधि के समझ, विधि को हम लोग कानून भी कहते हैं। अनुच्छेद 14 भारत राज्य क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को कानून के समझ, क्षमता तथा कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। कानून के समझ, क्षमता शब्द है ब्रिटेन से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यानी कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। उन्होंने कहा कि जो है हमारे मौलिक अधिकारों का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। तथा विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब समान परिस्थितियों में पाए जाने वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यानी मुकेश अंबानी के साथ अलग व्यवहार और एक किसान के साथ अलग व्यवहार, ठीक है। किसान को थोड़ी सुविधा देकर जो है लेवल पर लाया जाएगा। और अनुच्छेद 19(1) वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद वाक्य जो हम बोल रहे हैं, बोलना भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता, इसके अलावा जो है सूचना का अधिकार जो है वो इसी में आता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त। लेकिन जो अगर हम जहर उगलने लगे, हम ऐसा कुछ बोल जाएं जिससे दंगा हो जाए, तो अनुच्छेद 19(3) के द्वारा, अनुच्छेद 19(2) के द्वारा अनुच्छेद 19(1) का पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। यदि आप राष्ट्र की एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, अपराध उद्दीपन, अपराध को बढ़ाने वाला काम करते हैं, न्यायपालिका की अवमानना, लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं, तो ये अनुच्छेद 19(1) का में जो आपको अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19(2) के द्वारा आपसे छीन लिए जाएंगे। अर्थात सरकार इसको जो है क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है। और अनुच्छेद 19(1) शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन। निरायुध का मतलब क्या होता है, बिना हथियारों के आप शांतिपूर्वक कहीं भी सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहिए कि हम AK-47 लेकर जो है क्या करेंगे, सभा करेंगे, तो अनुच्छेद 19(3) के द्वारा अभी जो मैंने प्रतिबंध बताया उस आधार पे क्या कर लिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अनुच्छेद 25(1) भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी पसंद के ईश्वर को मान सकते हैं, उनसे आंतरिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह आपका मौलिक अधिकार है। अल्लाह को माने, राम को माने, ईसा मसीह को माने, आपकी मर्जी, आपका मौलिक अधिकार है। इसके अलावा अबाध रूप से मानने, आप अपनी धार्मिक आस्था और विचारों को बिना किसी भय के सार्वजनिक स्थानों पर क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान देना। और आचरण करने, आप कोई धार्मिक उत्सव कर सकते हैं, धार्मिक उत्सव या समारोह कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं और उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। प्रचार करने, आप अपने धर्म को किसी को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं, उसका जो है प्रचार कर सकते हैं, उसको एक किताब के रूप में प्रकाशित करवा सकते हैं। लेकिन आप किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 25 को जो आधार बनाया गया है, ये आधार तो तीनों को बनाया गया है अनुच्छेदों को, लेकिन 25 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये अनुच्छेद 25 भी जो है
असीमित नहीं है, बल्कि उस राज्य मतलब सरकार द्वारा इसे सीमित किया जा सकता है। किस आधार पे? ध्यान दीजिएगा, अगर अनुच्छेद 25(1) का आप उल्लंघन करते हैं, आप ऐसा कोई धार्मिक कृत्य करते हैं जो संविधान विरुद्ध है, ठीक है, जो संविधान विरुद्ध है, तो आपके मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा? सीमित कर दिया जाएगा। किस आधार पे अनुच्छेद 25(1) पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अनुच्छेद 25(2) के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। वो प्रतिबंध का आधार क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्त, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता। यदि आप लोक व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, स्वास्थ्य के आधार पे और नैतिकता के आधार पर आपके मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25(1) पे क्या लगा दिया जाएगा? प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक सरकार ने लोक व्यवस्था को आधार बनाकर ही जो है हिजाब पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये कर्नाटक की जो छात्राएं थी, इन अनुच्छेदों को तो उन्होंने आधार बनाया ही, इसके अलावा इससे पहले ये मामला जो है केरल हाईकोर्ट में भी गया था। वहां पे जो मेडिकल की छात्राएं थी, उन्होंने कहा कि हमें हिजाब पहनकर मेडिकल की परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। तो ये मामला जो है 2015 और 16 का है। तो जो केरल हाईकोर्ट ने कहा कि आप जो है हिजाब पहनकर मेडिकल की परीक्षा दे सकती हैं। यदि कोई हाईकोर्ट कोई निर्णय दे सकता है, तो आप दूसरे हाईकोर्ट में यानी दूसरे उच्च न्यायालय में उदाहरण या साक्ष्य के तौर पे या रेफरेंस के तौर पे उसे जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ केरल हाईकोर्ट का मामला भी कर्नाटक हाईकोर्ट में पेश किया गया। तो आइए देखते हैं फिर कर्नाटक हाईकोर्ट का क्या रुख होता है। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश कृष्णा दीक्षित ने कहा कि इस मामले को मैं जो है भावनाओं की नजर से नहीं, बल्कि मैं कानून की नजर से देखूंगा। मेरे लिए संविधान जो है भगवत गीता से भी ऊपर है। फिलहाल ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट ने लार्जर बेंच को सौंप दिया है और कहा है कि जब तक इस मामले पर निर्णय ना आ जाए, तब तक मुस्लिम छात्राएं कक्षा में हिजाब पहनकर ना आए, या कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो है अपनी धार्मिक पहचान के साथ ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन इस मामले पर जारी है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये तो छात्राओं का पक्ष रहा, कर्नाटक हाईकोर्ट का पक्ष रहा। अब देखते हैं कर्नाटक सरकार, जो वहां पर एनडीए की सरकार है, जो सरकार केंद्र में है, ठीक है, उसी की साझा सरकार है। तो एनडीए जो कर्नाटक सरकार है, उसका क्या इस मामले में पक्ष है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, कर्नाटक सरकार ने जो है कर्नाटक शिक्षा अधिनियम कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के तहत जो है एक आदेश जारी किया और कहा कि यदि आप समानता, अखंडता, लोक व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो हम आपके मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं। और इसके अलावा जो विद्यालय प्रशासन ने जो ड्रेस कोड दिया है, आप उस ड्रेस कोड को क्या करना चाहिए? आपको अपनाना चाहिए। और हिजाब का पहनना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्त, तो ये रहा पूरा मामला। अंत में सिर्फ इतना कहेंगे, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है बस इंसान बनेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।